अस्पताल में दाखिल होने के बाद विवेक, देवेश्वर और नारायण की अच्छी तरह जांच की गई। देवेश्वर और नारायण की हालत ज्यादा खराब नहीं थी, उन्हें केवल कुछ सतही चोटें आई थी। लेकिन स्कूल लौटने से पहले उन्हें एक दिन अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रुकना पड़ा। विवेक का दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन यह भी ज्यादा गंभीर नहीं था। कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगा। जब रुद्र को पता चला कि वे तीनों ठीक हैं, तो उसने राहत की सांस ली। रुद्र, आज के मामले के लिए मुझे तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं होते तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा नतीजा यही होता कि मैं जेल चला जाता। विवेक ने बहुत संजीदगी से रुद्र से कहा। हाँ रुद्र, आज के लिए शुक्रिया। तुम सच में बहुत कमाल के हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर होगे, देवेश्वर ने भी जल्दबाजी में कहा। सोनिया ने अनजाने में रुद्र की ओर देखा। वह भी रुद्र की बहुत आभारी थी। आखिरकार अगर रुद्र न होता तो सोनिया प्रवीण के चंगुल से बच नहीं पाती। तुम लोग मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हमारा रिश्ता अच्छा है, फिर भी हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। विवेक मुस्कुराया और जवाब दिया। फिर उसने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और गंभीरता से पूछा, रुद्र, तुम कौन हो? क्या तुम हमें बस इतना बता सकते हो? अपनी पहचान बताओ। नो, द वैम्पायर डायरी सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस हर ब्यूटी। विवेक, देवेश्वर और बाकियों की बात सुनकर रुद्र खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। वो थोड़ा लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि ये शायद वह सवाल था जो उससे अब तक सबसे ज्यादा पूछा गया था। जाहिर है, ये उन सवालों में से भी एक था जिनका जवाब देना रुद्र को सबसे ज्यादा नापसंद था। आखिरकार रुद्र की पहचान सच में जटिल थी। इन समस्याओं को समझाना आसान नहीं था। रुद्र, हमने पहले सोचा था कि तुम बस एक साधारण रईसजादे हो, इसलिए हमने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम एक साधारण रईसजादे नहीं हो। विवेक ने रुद्र से गंभीर लहजे में कहा। रुद्र ने विवेक को देखा, मुस्कुराया और शरारती ढंग से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक साधारण रईसजादा हूं? क्या यह आसान नहीं? जिस तरह से वे लोग आज तुमसे बात कर रहे थे, उसका मतलब है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। विवेक ने रुद्र को जवाब दिया और फिर आगे कहा, प्रवीण कौन है? उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसने दावा किया कि उसकी बांह टूट गई है और पुलिस के पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रवीण के रसूख ने तो हमारे परिवार को ही निराश कर दिया था। प्रवीण के चचेरे भाई की तो बात ही छोड़ो। हाँ, लेकिन आज तुमने प्रवीण को पीटा और उसके चचेरे भाई की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहे। इसका मतलब है कि तुम सच में बहुत प्रभावशाली होंगे, उस हद तक जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, देवेश्वर ने जोड़ा। हाँ, रुद्र ने विवेक और देवेश्वर को फीकी मुस्कान के साथ देखा और कुछ नहीं कहा। विवेक हिचकिचाया, फिर आगे बोला, दरअसल रुद्र, जब हम तुम्हारी पहचान के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारा कोई दूसरा इरादा नहीं है। हम बस उत्सुक हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी पहचान जानने के बाद हम रोज तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें तंग करेंगे। अगर तुम मुझसे मदद मांगोगे भी तो मैं नहीं करूंगा। रुद्र ने मजाक किया और फिर आगे कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी पहचान अभी समझाऊं तो शायद तुम समझ भी न पाओ कि मैं कौन हूं। ऐसा करते हैं, मेरा क्लब कुछ दिनों में खुलने वाला है। मैंने सोचा था कि तुम्हें मेंबरशिप कार्ड दूंगा, तुम बस उद्घाटन समारोह में आ जाना। तुम्हारा क्लब खुलने वाला है? विवेक थोड़ा हैरान था। हाँ, वो मेरा क्लब हाउस है। रुद्र ने सिर हिलाया। तुम्हारे क्लब का नाम क्या है? विवेक ने उलझन में पूछा। समय आने पर पता चल जाएगा। रुद्र ने सीधे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो धीरे से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, देर हो रही है, तुम तीनों को अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। मेरा क्लब कब खुलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर रुद्र खड़ा हुआ और वार्ड से बाहर चला गया। विवेक, देवेश्वर और नारायण उलझन में थे। आखिरकार उन तीनों ने लंबे समय तक पूछा, लेकिन उन्हें रुद्र से कुछ भी पता नहीं चला। रुद्र के वार्ड छोड़ने के बाद उसने घर जाने की योजना बनाई। हालांकि
जैसे ही रुद्र अस्पताल से बाहर निकला, उसने किसी को उसे आवाज लगाते हुए सुना। रुद्र मुड़ा और देखा कि सोनिया उसके पीछे आ रही थी। रुद्र, 1 मिनट रुको। सोनिया ने रुद्र को बेचैनी से आवाज दी। रुद्र ने सोनिया की ओर देखा। अब वह जानता था कि सोनिया ने विवेक और बाकी लोगों को बचाने के लिए ही प्रवीण के साथ समझौता किया था, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया था। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाए? मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। मैंने सुबह 7 बजे ये खाया। सुबह 8 बजे ही ब्लड शुगर 4 पर पहुंच गया। क्या कोई काम है? सोनिया के रुद्र के पास आने के बाद रुद्र ने सोनिया से हौले से पूछा। सोनिया ने अपनी सांसें सामान्य की और फुसफुसाई, रुद्र, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम किस बात के लिए मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो? रुद्र हैरान था और उसने पूछा, आज तुमने विवेक और बाकी लोगों को बचाया। विवेक और बाकी लोग मेरी वजह से मुसीबत में फंसे थे, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। साथ ही प्रवीण से छुटकारा दिलाने के लिए भी धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो प्रवीण शायद मेरी जिंदगी बर्बाद कर देता। सोनिया ने गंभीरता से कहा। ओह, समझा। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, दरअसल तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब सिर्फ विवेक और बाकी लोगों की वजह से कर रहा था। तुमने ये जिसके लिए भी किया हो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही होगा। सोनिया ने जल्दबाजी में रुद्र को जवाब दिया। रुद्र ने सोनिया को देखा और फिर उलझन भरे लहजे में पूछा, मुझे याद है कि तुम्हारा पहले एक बॉयफ्रेंड था। तुम फिर से प्रवीण जैसे व्यक्ति के साथ क्यों थी? सोनिया ने बिना कुछ कहे रुद्र को देखा। अगर तुम इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल ये सब तुम्हारी वजह से है, सोनिया ने अचानक रुद्र से कहा। मेरी वजह से? रुद्र थोड़ा हैरान था। फिर उसने उलझन में पूछा, मजाक मत करो। तुम्हारे मामले का मुझसे क्या लेना देना है? तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। सोनिया ने फुसफुसाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए एक अच्छा इंप्रेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए तुम्हारा ये अच्छा इंप्रेशन मेरे रसूख और मेरे पैसे की वजह से है। इसलिए मैं तुम्हारे इस अच्छे इंप्रेशन को स्वीकार नहीं कर सकता। यह देखकर कि सोनिया ने सब कुछ समझा दिया है, रुद्र को अब और अनजान बनने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं मानती हूं कि मैं एक भौतिकवादी महिला हूं। मैं भी तथाकथित ऊंचे समाज में घुलना मिलना चाहती हूं। लेकिन रुद्र, ये मत भूलो कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मुझे तुम्हारी पहचान नहीं पता थी। सोनिया ने बेबाक होकर कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी तब क्या तुम्हारी मेरे बारे में अच्छी राय थी? रुद्र ने हैरानी में पूछा। हाँ, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब से ही मेरी तुम्हारे बारे में अच्छी राय थी। बस मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से छिपा कर रखा, इसलिए मैंने उसे दिखाया नहीं। सोनिया ने सिर हिलाया और फिर एक उत्सुक भाव से कहा, मैं पहले एक मासूम छोटी लड़की थी। मैं अपने सच्चे प्यार को पाने की ख्वाहिश रखती थी। मैं ये भी उम्मीद करती थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे सच में पसंद करे, और मैं उसे। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि आपके पास किसी भी तरह का प्यार क्यों न हो, उसे एक भौतिक आधार पर बनाना पड़ता है। भौतिक आधार के बिना सब कुछ सिर्फ एक बुदबुदा है जिसे हवा किसी भी वक्त उड़ाकर ले जा सकती है। यही कारण है कि जब मैं बॉयफ्रेंड चुनती हूं तो केवल किसी अमीर और मजबूत पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनती हूं। तुम मुझे भौतिकवादी समझ सकते हो, लेकिन क्या तुम पुरुषों को भी खूबसूरत महिलाएं पसंद नहीं है? मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। रुद्र ने सोनिया को सिर हिलाकर देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि भौतिकवादी शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ है। ये हर किसी की अपनी पसंद है। पुरुष एक महिला की सूरत और आकृति को देख सकते हैं, और महिलाएं एक पुरुष के बैकग्राउंड और स्थिति को देख सकती है। सही कहा। इसीलिए भले ही तब मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं थी, मैं उन्हें दिखाती नहीं, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती थी। एक साधारण व्यक्ति मेरी चाहतों को पूरा नहीं कर सकता था। अगर हम साथ होते भी तो भी हम अलग हो जाते।
सोनिया ने रुद्र की ओर देखा और अपनी बात जारी रखी। और फिर क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। बाद में मैंने धीरे धीरे उन चीजों को खोजा जो तुम छिपा रहे थे। मुझे पछतावा होने लगा। मुझे इस बात का पछतावा हुआ कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाई, खासकर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी पहले से ही मंगेतर फियांसी है। मुझे और भी ज्यादा पछतावा हुआ। शायद मैंने सबसे अच्छा विकल्प खो दिया। सोनिया ने गहरी सांस ली और कहा, तो बाद में जब मैं बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी तो मैं इन लोगों की तुलना तुमसे करने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं तुमसे बेहतर किसी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मुझे कोई उपयुक्त नहीं मिला। जो सच में उत्कृष्ट अमीर वारिस थे, वे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानते थे। ज्यादा से ज्यादा वे मेरे साथ खेलते और जब थक जाते तो मुझे छोड़ देते। जहां तक साधारण अमीर वारिसों की बात है, वे मुझे अब पसंद नहीं थे। ये वो बदलाव है जो तुम मेरे अंदर लाए। और फिर तुम्हारी मुलाकात प्रवीण से हुई? रुद्र ने पूछा। हां, मैं बाद में प्रवीण से मिली। प्रवीण की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, इसलिए मैंने भोलेपन में सोचा कि प्रवीण का बैकग्राउंड तुमसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा प्रवीण मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। सोनिया कड़वाहट से मुस्कुराई और अपनी बात जारी रखी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि प्रवीण बस मेरे साथ सोना चाहता था। जब वो मुझे डेट कर रहा था, तब वो अक्सर दूसरी महिलाओं के साथ सोता था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। प्रवीण मुझे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगा कि उसने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन उसे कभी वो नहीं मिला जो वो चाहता था। मैंने प्रवीण को वो सब कुछ लौटा दिया जो उसने मुझे दिया था, लेकिन वो अभी भी मुझसे पैसे मांग रहा था। उसने मुझसे खाने के पैसे तक मांगे। मैंने अपने रहने के खर्च से उसे चुकाया, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। सोनिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। रुद्र ने सोनिया को देखा। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सोनिया इसलिए पीड़ित हो रही थी क्योंकि वो बहुत भौतिकवादी थी, लेकिन रुद्र समझता था कि सोनिया की आर्थिक स्थिति बुरी नहीं थी। उसने पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी वाहवाही, वैनिटी के लिए एक अमीर वारिस को अपना बॉयफ्रेंड चुना था। वह बचपन से ही चाहने वालों से घिरी रही थी। वह भविष्य में एक साधारण बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कैसे राजी हो सकती थी? कुछ लोग पैसे के लिए भौतिकवादी हो सकते हैं, लेकिन रुद्र जानता था कि सोनिया ऐसी नहीं थी। सोनिया ने खुद को साबित करने के लिए ऐसा किया था। प्रवीण ने कहा कि अगर मैं उसे अपना कौमार्य, वर्जिनिटी दे दूं, तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अपना शरीर बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उससे बचना शुरू कर दिया। और फिर कल रात जो हुआ, वो हुआ। सोनिया ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और कहा, मैं पहले ही प्रवीण की बात मानने को तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगे। मैं आभारी हूं कि तुमने मुझे बचाया। रुद्र ने झिझक के साथ सोनिया को देखा। फिर उसने बेबाक होकर कहा, असल में मैंने तुम्हें इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम उत्कृष्ट नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पहले ही उस महिला से मिल चुका हूं जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं बाकी की जिंदगी उसके लिए ही बना हूं। तुम बहुत खूबसूरत और शानदार हो। तुम्हें अपनी उत्कृष्टता किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी सलाह सुनने को तैयार हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन अमीर लोगों पर अपनी नजरें टिकानी चाहिए। कभी कभी तुम्हारे आसपास के साधारण लोग तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे उत्कृष्ट मानते हो? सोनिया ने हैरानी में रुद्र से पूछा। तुम न्यूटाउन यूनिवर्सिटी की मशहूर कैंपस बेले हो। बेशक, मैं तुम्हें बहुत उत्कृष्ट मानता हूं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सोनिया खुशी से मुस्कुराई और रुद्र से फुसफुसाते हुए बोली, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने जो कहा वो सच है या झूठ, पर चाहे जो भी हो, तुमने ये बातें कही, इससे ही मैं बहुत खुश हूं। बस तुम खुश रहो। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। चिंता मत करो, चूंकि मैं तुम्हें ये बातें बता सकती हूं, इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें अब पूरी तरह से छोड़ दिया है। हो सकता है कि मैं भविष्य में इन चीजों पर सोचना जारी न रखूं। मुझे लगता है कि मैं भविष्य में अपने लिए ज्यादा उपयुक्त किसी से मिलूंगी, और तुम मेरी जिंदगी में बस एक रास्ते से गुजरने वाले हो।
सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि तुम्हें सही इंसान मिलेगा। रुद्र ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सोनिया ने रुद्र को देखकर मुस्कुराया, फिर मुड़ी और चली गई। रुद्र ने सोनिया को जाते हुए देखा और भावुक महसूस किया। दरअसल कभी कभी रुद्र को लगता था कि सोनिया उन भौतिकवादी लड़कियों से बहुत अलग थी जिनसे वह आमतौर पर मिलता था। कम से कम रुद्र के लिए सोनिया के इरादे बुरे नहीं थे। विवेक और बाकी के मामलों को निपटाने के बाद रुद्र ने स्कूल में आज्ञाकारी ढंग से 2 दिन तक क्लासेस अटेंड की। अब आखिरकार ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाला था। रुद्र का अनुराग के साथ पहला मुकाबला भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि सेठी जैसे लोगों से निपटने का एक ही तरीका था, उसे उनकी स्थिति को खतरे में डालना होगा, क्योंकि तभी उन्हें खतरा महसूस होगा और वे अपनी कमजोरियां उजागर करेंगे। इस तरह वो अनुराग को ढूंढ सकता था, वरना केवल शिवानी या रंजीव पर निर्भर रहकर सुराग जुटाना और अनुराग को ढूंढना उसके लिए लगभग असंभव होगा। चूंकि उसने विवेक और बाकी से वादा किया था कि वे उद्घाटन समारोह में साथ जाएंगे, इसलिए देवेश्वर, नारायण और बाकी स्वाभाविक रूप से साथ आए। सोनिया, कायरा, ऋतुजा और सिया, ये तीनों लड़कियां भी पीछे पीछे आई। रुद्र जानता था कि एक बार जब विवेक और बाकी उसकी असली पहचान जान जाएंगे तो सोनिया, कायरा और बाकी को जरूर पता चल जाएगा। इसलिए उसने सबको एक साथ बुलाने का फैसला किया। लड़कियां रुद्र के क्लब के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि वो उनकी उम्र का है, लेकिन वह एक क्लब का मालिक हो सकता है। बॉस के दोस्त के रूप में समारोह में शामिल होना उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। रुद्र, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अपने सोशल मीडिया पर कई मोमेंट्स पोस्ट करूंगी ताकि मेरे दोस्त तुम्हारे व्यवसाय का समर्थन करें। अपना मेकअप ठीक करते हुए कायरा ने रुद्र से कहा, ठीक है, तुम्हारा पेशगी में धन्यवाद। रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, आखिर हम सहपाठी हैं। कायरा ने खुशी से कहा। रुद्र बस हल्का सा मुस्कुराया और ज्यादा नहीं बोला। आखिरकार जिन लोगों को कायरा जानती थी वे सचमुच अमीर नहीं थे, और भले ही वे अमीर थे, ये जरूरी नहीं था कि वे हेवेंस क्लब के सदस्य बनने के लिए योग्य हों। आधे घंटे बाद रुद्र विवेक और बाकी को न्यूटाउन के सबसे मशहूर 5 सितारा होटल के सामने लाया। रुद्र ने देखा कि होटल की लॉबी पहले से ही सजी हुई थी और हेवेंस क्लब ओपनिंग सेरेमनी शब्द खास तौर पर प्रमुख थे। रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे, जिससे एक जीवंत माहौल बन रहा था। वह यह भी स्पष्ट जानता था कि ये सभी व्यवस्थाएं शायद वेनेसा ने की थी। वेनेसा के आसपास होने से रुद्र को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शायद इसलिए साइशा उससे अलग नहीं हो सकती थी। हेवेंस क्लब के उद्घाटन समारोह के ठीक सामने एक और होटल था, जिसके सामने ट्रायम्फ क्लब ओपनिंग सेरेमनी शब्द लिखे थे। वहां भी उतना ही हलचल भरा माहौल था, जिसमें कई कर्मचारी आसपास व्यस्त थे। ये दृश्य देखकर रुद्र अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वेनेसा की जानकारी वास्तव में बहुत सटीक थी। आर्थर ने निश्चित रूप से हेवेंस क्लब के उद्घाटन समारोह के समान समय और स्थान को चुना था, शायद रुद्र को अपमानित करने के उद्देश्य से। आज एक अच्छा शो हो सकता है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। एक ही दिन 2 क्लब क्यों खुल रहे हैं? हाँ, आज कौन सा दिन है? इतने सारे क्लब एक ही समय में क्यों खुल रहे हैं? ये दोनों क्लब शानदार दिखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे रुद्र के क्लब के उद्घाटन समारोह को प्रभावित करेंगे। कुछ लड़कियां रुद्र के लिए चिंतित लग रही थी और एक दूसरे से फुसफुसाने लगी। विवेक ने भी भौं सिकोड़ी और कहा, रुद्र, मुझे क्यों लग रहा है कि ये दोनों क्लब तुम्हें निशाना बना रहे हैं। मेरे क्लब के उद्घाटन समारोह से कोई चर्चा नहीं चुरा सकता। चिंता मत करो, रुद्र ने बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। फिर आगे कहा, हम पहुंच गए हैं, चलो नीचे उतरते हैं। पहुंच गए? ये सुनकर सबको उलझन हुई। तब रुद्र ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाकी सभी उसका पीछा करते हुए कार से बाहर निकल आए। रुद्र, तुम्हारा क्लब भी यहीं है? विवेक ने रुद्र को देखते हुए पूछा।
हाँ, मेरा क्लब ठीक यही है। रुद्र ने सिर हिलाया और उनके सामने हेवंस क्लब ओपनिंग सेरेमनी शब्दों की ओर इशारा करते हुए धीरे से जवाब दिया। तुम हेवंस क्लब के मालिक हो। विवेक और बाकी रुद्र की बात सुनकर बेहद हैरान हुए और उन्होंने अविश्वास में आश्चर्य से कहा, हाँ, मैं हेवंस क्लब का मालिक हूं। रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर आगे कहा, तुम सब इतने समय से मेरी पहचान के बारे में उत्सुक थे, है ना? अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। रुद्र, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? मैंने सुना है कि हेवंस क्लब हमारे झुंघाई प्रोविंस का सबसे बड़ा क्लब है और इसे काफी समय पहले स्थापित किया गया था। यह सच है कि हाल ही में इसका मालिक बदला है, लेकिन सोनिया को हेवंस क्लब के बारे में कुछ जानकारी थी, इसलिए वह मान नहीं सकती थी कि रुद्र मालिक है। हेवंस क्लब का वर्तमान मालिक मैं हूं। रुद्र ने शांति से कहा। यही वजह थी कि रुद्र सीधे अपनी पहचान समझाना नहीं चाहता था। उसे लगा कि कुछ चीजें कहने पर भी लोगों को मानना मुश्किल होगा और उसे ये साबित करने में बहुत ऊर्जा बर्बाद करनी पड़ेगी कि वे सच है। इसके बजाय वो विवेक और बाकी को यहां ले आया ताकि वे समझ सके कि क्या चल रहा है। हेवंस क्लब काफी शक्तिशाली है ना? कायरा एक पल के लिए झिझकी और उलझन भरे लहजे में पूछा। हेवंस क्लब बंगाल का सबसे बड़ा क्लब है। कहा जाता है कि इसका सालाना कारोबार 10 अरब से अधिक है। हेवंस क्लब के वर्तमान मालिक का पृष्ठभूमि बहुत भयानक है। जो कोई भी हेवंस क्लब का सदस्य बनना चाहता है उसे असली बड़ा दिग्गज होना चाहिए, वरना उनके पास अंदर जाने की योग्यता भी नहीं होती। सोनिया ने धीमी आवाज में समझाया। क्या रुद्र ने अभी कहा कि वह हेवंस क्लब का मालिक है? कायरा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। मुझे ये असंभव लगता है। रुद्र, जो इतना जवान है, हेवंस क्लब का मालिक कैसे बन सकता है? सोनिया ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन अचानक विवेक बोला। सोनिया खुद को उलझन भरी निगाहों से विवेक को देखने से नहीं रोक पाई और पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? याद करो कल क्या हुआ था। अगर रुद्र सच में हेवंस क्लब का मालिक है तो कल जो कुछ भी हुआ वो समझ में आता है, विवेक ने भावहीन चेहरे से कहा। सोनिया ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से अंदर आओ। रुद्र मुड़ा और सोनिया, विवेक और बाकी पर चिल्लाया। भले ही ये लोग अभी भी पक्का नहीं थे कि रुद्र हेवंस क्लब का मालिक है या नहीं, उन्होंने उस पर विश्वास करने का फैसला किया और अंदर चले गए। मिस्टर रुद्र, आप आ गए। नमस्ते मिस्टर रुद्र। नमस्ते मिस्टर रुद्र। रुद्र को देखते ही लॉबी में तैयारी कर रहे कर्मचारियों ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। आखिरकार वे सभी हेवंस क्लब के कर्मचारी थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से रुद्र को जानते थे। कर्मचारियों का रुद्र के प्रति सम्मानजनक रवैया देखकर सोनिया और बाकी लोग अपनी पिछली सोच पर संदेह करने लगे। क्या यह सच हो सकता है कि वो वाकई हेवंस क्लब का मालिक है? ये कैसे संभव है? सोनिया को बढ़ती हुई हैरानी महसूस हुई। उसी पल वेनेसा एक सेक्सी यूनिफॉर्म और हाई हील्स पहने हुए रुद्र के सामने शान से चली आई। वो आज अविश्वसनीय लग रही थी और उसके आकर्षक पहनावे ने उसकी मनमोहक आकृति को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। उसके लंबे और गोरे पैर काली स्टॉकिंग्स में लिपटे थे और उसने काली हाई हील्स पहन रखी थी। उसकी करिश्माई उपस्थिति और रूप ने तुरंत सोनिया और बाकी लोगों को फीका कर दिया। वे उसके सामने खड़े होकर तुच्छ महसूस करने लगे। कायरा को तो वेनेसा की जबरदस्त मौजूदगी के कारण थोड़ी हीनता भी महसूस हुई और उसने जानबूझकर 2 कदम पीछे ले लिए। सोनिया ने दूसरी तरफ वेनेसा को ईर्ष्या से देखा, क्योंकि वह भी ऐसी महिला बनना चाहती थी। जहां तक विवेक, देवेश्वर, नारायण और बाकी लोगों की बात थी, वे वेनेसा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। आखिरकार उनकी परिपक्व और सेक्सी अपील उन पर एक असाधारण जादू कर रही थी। मिस्टर रुद्र, आप आ गए हैं। वेनेसा ने रुद्र के सामने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। वेनेसा, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। कोई बात नहीं। वेनेसा मुस्कुराई और फिर सहज रूप से अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। ये सब मेरे दोस्त हैं। क्या तुम इनके लिए कुछ इंतजाम कर सकती हो? रुद्र ने पूछा।
जरूर। वेनेसा ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी असिस्टेंट से कहा, ये सब मिस्टर रुद्र के दोस्त हैं, इनके लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम करो। जरूर मिस वेनेसा। महिला असिस्टेंट ने सिर हिलाया और फिर विवेक और बाकी लोगों से कहा, कृपया मेरे पीछे आइए। असिस्टेंट की बात सुनकर विवेक पल भर के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे एक दूर जगह पर चला गया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद विवेक अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और उसने असिस्टेंट से धीरे से पूछा, मिस, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बेझिझक पूछिए, असिस्टेंट ने विनम्रता से जवाब दिया। इस हेवंस क्लब का मालिक कौन है? विवेक ने धीमी आवाज में पूछा। क्या मिस्टर रुद्र हेवंस क्लब के मालिक नहीं है? क्या आप सब उनके दोस्त नहीं हैं? उसके सवाल पर असिस्टेंट हैरान लग रही थी। असिस्टेंट का जवाब सुनकर विवेक, सोनिया और बाकी लोग तुरंत सन्न रह गए। उनके चेहरे पर पूर्ण सदमा था। हमने रुद्र को कम आंका, सोनिया ने धीरे से कहा। ऐसा नहीं है कि हमने उसे कम आंका, बस रुद्र छिपने में बहुत माहिर है। इस ओपनिंग सेरेमनी के बाद मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा। हालांकि मैं जानता था कि वो कोई साधारण अमीरजादा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना शक्तिशाली होगा। देवेश्वर ने मजाक किया। हाँ, हमें बाद में उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। वो इतना अमीर है और फिर भी रोज हमारे साथ नाटक करता रहता है। अगर उसने इस मामले को साफ नहीं समझाया तो मैं उसे अब अपना दोस्त नहीं मानूंगा, विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा। लेकिन हमें अपने इस दोस्त को मानना पड़ेगा। आखिरकार वो इतना धनवान है और भविष्य में उसे जानने से हमें फायदा हो सकता है। देवेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो। विवेक ने सिर हिलाया। बातें करते करते वे आराम क्षेत्र रेस्ट एरिया में पहुंचे, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में अभी काफी समय था। जो मेहमान जल्दी आते थे वे आराम क्षेत्र में इंतजार करते थे। हालांकि विवेक, देवेश्वर और बाकी लोग रुद्र की असली पहचान जानकर हैरान थे। वे खुश भी थे। आखिरकार उन्हें एक शक्तिशाली दोस्त मिला था, और इससे कौन खुश नहीं होगा। इस बीच रुद्र वेनेसा से बातें कर रहा था। मिस्टर रुद्र, मेरे पास कुछ बुरी खबर है, क्या आप सुनना चाहेंगे? वेनेसा ने रुद्र के कान में फुसफुसाया। क्या बुरी खबर? रुद्र ने पूछा। ऐसा लगता है कि ट्रायम्फ क्लब ने प्रांत के सभी बड़े बिजनेस दिग्गजों को आमंत्रित किया है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार प्रांत के लगभग हर मशहूर बॉस को उनका निमंत्रण मिला है। उसने माथे पर बल डाला। ये वास्तव में कोई बुरी खबर नहीं है, मुझे पहले ही इसका अंदाजा था। उन्होंने इसी वजह से हमारे साथ एक ही दिन ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करने का फैसला किया है ना? उसने शांति से जवाब दिया। लेकिन ये सभी निमंत्रण रणवीर देशमुख ने भेजे हैं, वेनेसा ने जल्दी से कहा। रणवीर कौन है? रुद्र ने पूछा। रणवीर प्रांत में अनुराग का प्रवक्ता है। वो उसकी ओर से लगभग सभी सार्वजनिक उपस्थितियों को संभालता है, जबकि अनुराग हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, उसने समझाया। उसका स्पष्टीकरण सुनकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि सब कुछ इतनी आसानी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसने इस बार सीधे अनुराग को बाहर नहीं निकाला। उसने रणवीर को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। जो कुछ प्रहती थी। क्या रणवीर आ रहा है? उसने उससे पूछा। मुझे यकीन नहीं है, उसने सिर हिलाया और नाखुश भाव से कहा। लेकिन अब जब सभी बिजनेस दिग्गज निमंत्रण प्राप्त कर चुके हैं तो रणवीर का प्रभाव अभी भी काफी डरावना है। उनमें से कुछ किसी को नाराज करने से बचने के लिए दोनों समारोह में शामिल न होने का विकल्प चुन सकते हैं। मुझे पहले ही कई कॉल आ चुके हैं। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? रुद्र ने पूछा। मेरे दोस्त सब बेकार हैं। अगर वे दूसरी तरफ न भी जाए तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। मुझे उनसे हमारे उद्घाटन समारोह में आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। वेनेसा ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने ट्रायम्फ क्लब के लिए अनुराग के महत्व को कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह रणवीर को भेजेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से तैयारी करती। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकती थी। क्या मैंने लोधी परिवार और हिमांशु को आमंत्रित नहीं किया है? अगर वे आ सकते हैं तो असर वही होगा।
रुद्र ने वेनेसा से शांत लहजे में कहा, रुद्र, मुझे इसी बात की चिंता है। वो बेचैनी से चिल्लाई, तुम्हारा क्या मतलब है? वो उलझन में था और पूछा, रुद्र, शायद तुम रणवीर का प्रभाव नहीं समझते। मुझे डर है कि अगर रणवीर ने तुम्हारे आमंत्रित किए गए लोगों से संपर्क किया तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वे दोनों पक्षों को नाराज करने से बचने के लिए न आने का फैसला करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत शर्मनाक होगा। उसने जल्दबाजी में कहा। उसकी बातें सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है वे जरूर आएंगे, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन वेनेसा और कुछ कहना चाहती थी। हालांकि रुद्र ने होटल के निकास की ओर चलना शुरू कर दिया। वो जल्दी से भागी और उसके पास पहुंची और उससे कहा, रुद्र, मुझे लगता है कि शायद हमें आज का उद्घाटन समारोह रद्द कर देना चाहिए। रद्द करने की जरूरत नहीं है, उसने आत्मविश्वास से कहा। वेनेसा ने बेपसी भरे भाव से रुद्र को देखा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। उद्घाटन समारोह को रद्द करना ही अभी सबसे समझदारी भरा चुनाव होता, लेकिन चूंकि रुद्र ही क्लब का मालिक था और वो रद्द करने की योजना नहीं बना रहा था, तो वेनेसा भी कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे ही रुद्र होटल से बाहर निकला, उसने आर्थर को एक कार से बाहर निकलते देखा। जब आर्थर ने रुद्र को देखा तो उसने भी हैरान होने का नाटक किया और जल्दी से मुस्कुराते हुए रुद्र के पास चला गया। मिस्टर रुद्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे क्लब का उद्घाटन है, यकीनन मैं यहाँ हूं। रुद्र ने शांत लहजे में कहा, आपके क्लब का उद्घाटन? आर्थर और भी ज्यादा हैरान हुआ और फिर जल्दी से कहा, मिस्टर रुद्र, हम दोनों की तो किस्मत एक जैसी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके क्लब का उद्घाटन भी आज ही होगा। मेरे क्लब का भी उद्घाटन आज ही है और जगह भी यही है। वाकई ये काफी संयोग है। मेरी मंगेतर प्रिया है और तुम इत्तेफाक से मेरी मंगेतर पर फिदा थे, पर मेरी मंगेतर तुम्हें देखती भी नहीं। मेरा क्लब हेवंस क्लब है और तुम हेवंस क्लब को हासिल करना चाहते थे, लेकिन अंत में तुमने न केवल उसे हासिल नहीं किया बल्कि अरबों का नुकसान भी कर दिया। अब उद्घाटन की जगह और समय भी एक ही है। मुझे हैरानी है कि क्या तुम्हारा क्लब उद्घाटन समारोह से पहले ही बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम रिबन काटने के लिए पर्याप्त मेहमान नहीं जुटा पाओगे। रुद्र मुस्कुराया और आर्थर से पूछा, तुम? रुद्र की बातें सुनकर आर्थर की आंखों में गुस्सा झलक आया, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने सीधे निकल जाना चुना। बस इंतजार करो और देखो तुम खुद को कैसे शर्मिंदा करते हो। आर्थर ने मन ही मन तंज किया। लगभग 9 बजे जिन मेहमानों को निमंत्रण मिला था वे एक एक करके होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने लगे। रुद्र वेनेसा के साथ खड़ा था, जबकि आर्थर अपनी सचिव के साथ मेहमानों के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद एक काली मर्सिडीज धीरे से सड़क किनारे रुकी। सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला। उसने संक्षेप में आसपास का जायजा लिया और फिर सीधे आर्थर की तरफ चला गया। अधेड़ उम्र के आदमी को आते देख आर्थर का चेहरा थोड़ा उत्साहित दिखा और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर संतोष, आप आ गए, कृपया अंदर आइए। यह कहने के बाद आर्थर की सचिव मिस्टर संतोष को होटल के अंदर ले गई। मिस्टर संतोष को भी 2 निमंत्रण मिले थे, एक वेनेसा की तरफ से और दूसरा रणवीर की तरफ से। हालांकि उसने बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई और सीधे रणवीर को चुना। आखिरकार वेनेसा को तो नाराज किया जा सकता था, पर रणवीर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। प्रांत में रणवीर को नाराज करने का मतलब मौत को दावत देना था, है ना? मैंने भी मिस्टर संतोष को निमंत्रण भेजा था और वो हमारे क्लब का सदस्य भी है। वेनेसा थोड़ी असंतुष्ट लग रही थी। कोई बात नहीं, वो बस एक छोटा सा व्यक्ति है और महत्वपूर्ण नहीं है। रुद्र ने वेनेसा को धीरे से सांत्वना दी। हालांकि ठीक उसी पल एक और मेहमान आया और ये मेहमान भी पहले वाले की तरह ही था, जिसने आर्थर की तरफ जाना चुना। आर्थर भी बहुत खुश था और मुस्कुराते हुए मेहमान का स्वागत किया। 5 मिनट से भी कम समय हुआ था। आर्थर के पक्ष में 1 दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े लोग खड़े थे।
लेकिन रुद्र के पक्ष में एक भी व्यक्ति नहीं था। इस दृश्य ने वेनेसा को बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि हेवेंस क्लब के लिए यह उद्घाटन समारोह बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आज ये विफल हो जाता है तो ये निश्चित रूप से इसके भविष्य के विकास को प्रभावित करेगा। हालांकि रुद्र शांत खड़ा था, जैसे उसे इस मामले की जरा भी परवाह ना हो। मिस्टर आर्थर, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। ठीक उसी पल बाहर से एक आवाज आई जो रुद्र को बहुत परिचित लगी। रुद्र ने अनजाने में नजर डाली और देखा कि वह चंदन था। कोई ये कहने से खुद को रोक नहीं सकता कि चंदन में सच में आत्मसंरक्षण की भावना नहीं थी। बबीता के जन्मदिन की पार्टी में रुद्र ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था, लेकिन अब वो फिर से हाजिर हो गया था। चंदन, तुम आ गए, कृपया अंदर आओ, आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि कहा जाता है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। चंदन और आर्थर दोनों के मन में रुद्र के लिए गहरी दुश्मनी थी, इसलिए उनका एक दूसरे के साथ गठजोड़ करना स्वाभाविक था। चंदन ने सहज रूप से रुद्र की जगह पर नजर डाली और थोड़ा उलझन भरे भाव से कहा, ओह मिस्टर रुद्र, आप भी यहाँ? क्या आप भी मिस्टर आर्थर के उद्घाटन समारोह के लिए आए हैं? नो, दी वैम्पायर डायरी सीन्स दैट विल मेक योर हार्ट रेस हर ब्यूटी। मिस्टर रुद्र के क्लब का उद्घाटन भी आज ही है, आर्थर ने मुस्कुराते हुए समझाया। आज ही? चंदन एक पल के लिए रुका, फिर रुद्र के पक्ष की स्थिति को देखा और धीरे से कहा, मिस्टर रुद्र, ऐसा लगता है कि आपके पक्ष में ज्यादा लोग नहीं आए हैं। लगता है आपकी लोकप्रियता कुछ खास नहीं है। चंदन की टिप्पणी बिना किसी आधार के नहीं थी, क्योंकि वर्तमान में हेवेंस क्लब के पक्ष में एक भी मेहमान नहीं था। वे सब क्लब के कर्मचारी थे। दूसरी ओर ट्रायम्फ क्लब में पहले से ही कई मेहमान आ चुके थे, जिनमें प्रांत के कई जाने माने बड़े लोग शामिल थे। इसलिए अगर दोनों पक्षों की तुलना की जाए तो रुद्र का पक्ष निस्संदेह बहुत कम जीवंत था। चंदन जानता था कि आज रुद्र खुद को शर्मिंदा कर सकता है, इसलिए वह जानबूझकर यहां आया था। चंदन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी आर्थर अचानक बोल पड़ा। चंदन ने अपनी आंखों में भ्रम का भाव लिए आर्थर की ओर देखा। दरअसल मिस्टर रुद्र के पक्ष में काफी लोग आए हैं और वे सब न्यूटाउन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आर्थर ने चिढ़ाते हुए कहा। वेनेसा, जो हमेशा बहुत शांत रहती थी। आर्थर और चंदन की बातें सुनकर उसके चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। वे जानबूझकर रुद्र का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, जब मेहमान नहीं बुला पाए तो कुछ छात्रों को गिनती पूरी करने के लिए ले आए। कितना दिलचस्प है। चंदन ने रुद्र की ओर देखते हुए जोर से ठहाका लगाया। वेनेसा खुद को रोक नहीं पाई और कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रुद्र ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और भावहीन चेहरे से कहा, क्या जीने से ऊब गए हो? रुद्र की बात सुनकर चंदन सन्न रह गया। फिर उसने उलझन भरे लहजे में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, क्या तुम जीने से ऊब गए हो? रुद्र ने धीमी आवाज में दोहराया, फिर आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें यहां से रेंगने के लिए मजबूर नहीं कर सकता? चंदन उसकी इस दबंगई से सहम गया और पलकें झपकाई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि तभी कई वैन धीरे धीरे पहुंची। इन वैनों को देखकर आर्थर की मुस्कान और भी चमकदार हो गई, क्योंकि उन पर वेबसाइटों या टेलीविजन स्टेशनों के नाम लिखे हुए थे। ये स्पष्ट था कि ये लोग रणवीर द्वारा लाए गए मीडिया कर्मी थे। निश्चित रूप से वैनों में बैठे पत्रकारों के उतरते ही उन्होंने तुरंत आर्थर के क्लब के अंदर के हलचल भरे दृश्य की शूटिंग शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र की स्थिति के भी कुछ शॉट्स लिए। पत्रकारों को देखकर वेनेसा के चेहरे पर डिस्प्लेजर का भाव आया और वो खुद को रुद्र से फुसफुसाते हुए कहने से नहीं रोक पाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्थर पत्रकारों को भी बुलाएगा। ये बुरा है, चिंता मत करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुद्र ने शांति से कहा। वेनेसा ने रुद्र को देखा और खुद को लाचार महसूस करने से नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे लगा कि रुद्र को शायद आज के समाज में मीडिया के महत्व का एहसास नहीं है। मौजूदा दौर में इंटरनेट पर खबरें फैलने की गति पारंपरिक मीडिया से कहीं ज्यादा तेज है। हालांकि रुद्र ने इसे प्रचार के एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि आर्थर कई पत्रकारों को ले आया था। इधर विवेक, सोनिया
और अन्य लोग लाउंज में इंतजार करते करते ऊब गए थे, इसलिए वे भी तमाशा देखने के लिए बाहर आ गए। सामने इतनी भारी भीड़ है, रुद्र के पास एक भी आदमी क्यों नहीं दिख रहा? कायरा की आंखों में उलझन की झलक थी जब उसने दोनों तरफ लोगों की संख्या में ये बड़ा अंतर देखा। हाँ, फर्क बहुत ज्यादा है और वहां इतने सारे पत्रकार भी खड़े हैं। विवेक ने भी अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि सामने वाली पार्टी ने जानबूझकर रुद्र के क्लब के ठीक सामने उद्घाटन समारोह रखने का फैसला किया है। सोनिया, जो एक बिजनेस फैमिली से आती थी और काफी समझदार भी थी, तुरंत भाग गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है तो क्या रुद्र आज शर्मिंदा नहीं होगा? विवेक ने घबराकर पूछा। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, सोनिया ने धीरे से सिर हिलाया। विवेक, देवेश्वर और बाकी लोगों के चेहरों पर चिंता के भाव उतर आए। हालांकि वे सिर्फ साधारण अमीर वारिस थे और इस स्थिति में वे मदद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक उसी पल एक लाल फेरारी कार दोनों होटलों के बीच में आकर अकड़ के साथ रुक गई। जैसे ही सबने उस फेरारी को देखा, सबका ध्यान तुरंत उस पर चला गया। यहां तक कि पत्रकारों ने भी अपने कैमरे कार की तरफ मोड़ दिए, मालिक के बाहर आने का बेताबी से इंतजार करने लगे। रणवीर ने तो कई लोकप्रिय ऑनलाइन स्ट्रीमर्स को भी लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया था, जिसका मतलब था कि आगे जो कुछ भी होगा वो पल भर में ऑनलाइन लोगों द्वारा देखा जाएगा, जिससे एक जबरदस्त प्रभाव पैदा होगा। कुछ सेकंड बाद फेरारी धीरे से रुक गई। फिर कार का दरवाजा खुला। कार से सबसे पहले बाहर आई एक जोड़ी लंबी और गोरी टांगे। उन खूबसूरत टांगों को देखकर वहां खड़े पुरुष दर्शकों के चेहरे पर उत्सुकता और उत्तेजना आ गई, क्योंकि महिला का चेहरा देखे बिना भी वे समझ गए थे कि कार से बाहर आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक परम सुंदरी होगी। और जैसा कि अपेक्षित था, फेरारी की मालकिन आखिरकार बाहर निकली। महिला का कद लंबा और फिगर पतला था। उसका नाजुक चेहरा मनमोहक था और उसने एक छोटा काला गाउन पहना था, जिसे 10 सेंटीमीटर की ऊंची हील्स ने और शानदार बना दिया था। उसका फिगर पहले से ही लंबा और पतला था और उन 10 सेंटीमीटर की ऊंची हील्स के साथ उसकी हाइट लगभग 1.78 मीटर तक पहुंच गई थी। एक पल के लिए सबकी नजरें उसी महिला पर थी और उसके आगमन ने वहां मौजूद सभी सुंदरियों को धुंधला कर दिया। खासकर उसकी लंबी गोरी टांगों और उसके सुस्पष्ट सीने ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पत्रकार उसकी तस्वीरें लेने के लिए पागलों की तरह दौड़ पड़े। उस महिला को देखकर रुद्र खुद को हल्के से मुस्कुराने से नहीं रोक सका। ये महिला कौन है? हाँ, ये कितनी खूबसूरत है। शायद ये कोई सेलिब्रिटी होगी, है ना? वहां मौजूद लोग उस खूबसूरत महिला को देखकर दबी जुबान में चर्चा करने लगे। तुम लोग लोधी फैमिली की बबीता को भी नहीं पहचानते? ठीक उसी क्षण एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हैरानी में चिल्लाया, क्या ये महिला लोधी फैमिली की बबीता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्थर लोधी फैमिली से भी किसी को आमंत्रित कर पाएगा। उनके चेहरे के भाव और भी हैरान दिख रहे थे। ये बताना जरूरी है कि ट्रायम्फ क्लब में मौजूद सभी लोग केवल साधारण बॉस थे जो लोधी फैमिली जैसे प्रमुख परिवार के संपर्क में नहीं आ सकते थे। इसलिए उनका बबीता को न पहचानना पूरी तरह से सामान्य था। हालांकि भले ही वे बबीता को न पहचाने, लेकिन उन्होंने उसका नाम जरूर सुना था। वे जानते थे कि बबीता को लोधी फैमिली द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता था और उसे लोधी फैमिली के भविष्य के व्यवसाय की निर्धारित वारिस माना जाता था। इसका मतलब था कि लोधी फैमिली के सभी उद्योग भविष्य में बबीता को विरासत में मिलेंगे। इसलिए जो कोई भी बबीता का दिल जीत सकता था, वो अनिवार्य रूप से पूरे लोधी फैमिली को जीत लेता था। इसीलिए प्रांत में उसकी ऐसी शोहरत थी। ऐसी महिला का साथ मिल जाए तो अगले 10 जन्म तक जीवन आसान हो सकता था। भला कोई उसकी ओर ध्यान क्यों न देता? क्या वह सच में मेरी देवी है? बबीता को देखकर विवेक खुद को उत्साह में चिल्लाने से नहीं रोक सका। अगर वो तुम्हारी देवी है तो मैं क्या हूं? कायरा ने अपना सिर घुमाया और उससे ठंडे लहजे में पूछा। उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी का भाव आया और फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तर्क के हिसाब से
बबीता का रुद्र के साथ अच्छा संबंध है, उसे रुद्र के उद्घाटन समारोह के लिए यहां होना चाहिए, है ना? देवेश्वर ने माथे पर बल डाला, लेकिन सोनिया ने देवेश्वर की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाकर कहा, जरूरी नहीं। बबीता अब पूरे लोधी फैमिली का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि रुद्र से उसके रिश्ते अच्छे हैं, पर कारोबार के मामले निजी भावनाओं से तय नहीं होते। बात तो सही है। देवेश्वर को लगा कि सोनिया का बयान काफी तर्कसंगत है और उसने धीरे से सिर हिलाया। इस समय आर्थर बबीता की स्थिति को घूर रहा था। उसके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। हालांकि आर्थर ने लोधी फैमिली को भी निमंत्रण भेजा था, लेकिन उसे 100% यकीन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बबीता सच में उसके उद्घाटन समारोह के लिए यहां आई है। अगर वो उसके उद्घाटन समारोह के लिए यहां आई तो रुद्र आज निश्चित रूप से हार जाएगा और वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो रुद्र के उद्घाटन समारोह के लिए यहां आई तो वो अकेली आर्थर के पक्ष के सभी लोगों को बेअसर करने के लिए काफी थी। इसका मतलब था कि आर्थर का फायदा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसीलिए आर्थर इतना घबराया हुआ था। हालांकि इस क्षण उसने अपना चुनाव कर लिया था। उसने आर्थर की ओर देखा तक नहीं। आखिरकार वो और आर्थर बहुत परिचित नहीं थे और इसके अलावा जब हेवेंस क्लब को स्थानांतरित किया जा रहा था तब आर्थर ने रुद्र का मजाक उड़ाया था, जिससे बबीता की नजर में एक बुरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए बबीता का आर्थर को अभिवादन करने का भी कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वो सीधे रुद्र के पास चली गई। स्वागत है मिस बबीता। रुद्र मुस्कुराया और बबीता का अभिवादन किया। मेरे दादाजी को अभी कुछ काम है, इसलिए वह नहीं आ पाएंगे। मैं लोधी फैमिली की ओर से यहां हूं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब तक तुम यहां हो वही काफी है, उसने धीरे से कहा। बबीता ने अनजाने में रुद्र की तरफ की स्थिति को देखा और फिर मुस्कुराई। लगता है तुम्हारी स्थिति ज्यादा आशावादी नहीं है। अगर मैं नहीं आती तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई मेहमान नहीं होता, लेकिन तुम अकेली उस कमरे के सभी लोगों से ज्यादा ताकतवर हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वेनेसा को बबीता से परिचय कराया।